हिमालय की गंगा के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस अंक में हम आपको मंदाकिनी नदी घाटी की जानकारी देंगे। मंदाकिनी नदी केदारनाथ धाम से गुजरते हुए गौरीकुंड के रास्ते अपनी यात्रा शुरू करती है। ये अलकनंदा नदी की सबसे खूबसूरत सहायक नदियों में से एक है और साल भर बेहद चमकदार दिखाई देती है। चोराबारी ग्लेशियर से निकलकर केदारनाथ धाम को स्पर्श करते हुए और फिर गौरीकुंड के बाद ये नदी सोनप्रयाग के रास्ते अनेकों छोटे बड़े महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरते हुए अपनी यात्रा रुद्रप्रयाग में समाप्त करती है। लगभग 80 किलोमीटर की पूरी यात्रा बेहद ही अविस्मरणीय होती है। मंदाकिनी की घाटी अलकनंदा नदी क्षेत्र की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है। बुरांस के फूल और हिमालय की छटा आपका मन मोह लेती है। केदारनाथ से गौरीकुंड आते आते इस नदी का जलस्तर और उसके बहाव में व्यापक तेजी दिखाई देती है। नदी का जल बिल्कुल पवित्र और चांदी जैसा दिखाई देता है और दोपहर में सूरज की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो एक अलौकिक छटा के दर्शन होते हैं। गौरीकुंड के बाद मंदाकिनी नदी का पहला संगम सोनप्रयाग में होता है, जहाँ पर सोनगंगा या वासुकी नदी इसमें समाहित होती है और फिर ये अपनी यात्रा मंदाकिनी बनकर आगे जारी रखती है। उत्तराखंड के गंगा नदी के सभी घाटी क्षेत्रों में हर एक संगम की छटा अपने आप में अद्भुत है, जिसे देखकर ही महसूस किया जा सकता है। सोनप्रयाग के बाद मंदाकिनी नदी बड़े घने जंगलों के बीच से और दुर्गम घाटियों के से गुजरते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है और एक तरफ गुप्तकाशी और दूसरी तरफ मद्महेश्वर के बीच की सीमा रेखा भी निर्धारित करती है और कुंड नामक जगह पर, जो गुप्तकाशी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है, मंदाकिनी नदी पर एक रिजर्वायर बनाया गया है, जिससे इसका पानी नियंत्रित होता है और आप गुप्तकाशी या कुंड तक इसके पानी के बहाव में और कुंड के बाद की यात्रा में अलग अलग समय पर उसको महसूस कर सकते हैं। जब रिजर्वायर से पानी छोड़ा जाता है या अच्छा मात्रा में रिलीज़ किया जाता है तो पूरी घाटी बहुत सुंदर नज़र आती है। यदि पानी छोड़ने की मात्रा कम है तो नदी एक सूखी नदी दिखाई देती है और इसके लिए हमें अलग अलग समय पर इन घाटियों को आना पड़ेगा। निश्चय है कि यदि हम मानसून के समय यहाँ पर आते हैं तो नदियाँ भरी भरी दिखाई देंगी। यदि हम यात्रा के दौरान यहाँ पर आते हैं तब भी कुछ बहुत चीज़ अलग नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगर इनसे परे हम कभी यहाँ पर आएँ
तो हमें दिखाई देगा कि नदी में कितना पानी है और किस तरह से नदियों का शोषण लगातार जारी है। नदी और गुप्तकाशी से नीचे कुंड के पास एक रिजर्वायर है, वहाँ पर थोड़ा पानी रुका है और कितना इसमें माटी गारा है। ध्यान से देखिए इस नदी को, जिसे हमने केदारनाथ के रास्ते गौरीकुंड से चलते हुए सोनप्रयाग और फिर ऊखीमठ और गुप्तकाशी के बीच देखा, जिसमें पानी की पर्याप्त मात्रा थी और बहाव में बहुत तेजी थी। अब कुंड से नीचे आकर नदी किस प्रकार से सूखी हो जाती है, ये दर्शाता है कि इन नदियों को हम किस प्रकार नियंत्रित करके उनको मार रहे हैं और कैसे यहाँ पर खनन माफिया अपना काम लगातार करता रहता है। नदी में गाड़ी घुसाकर, ट्रैक्टर भेजकर, ट्रक डालकर हम इन पवित्र नदियों को मार रहे हैं। में मंदाकिनी के ऊपर एक रिजर्वायर है और उसके बाद पानी की रफ्तार इस प्रकार से और पूरा पथरीला आपको ये क्षेत्र दिखता हुआ ये दिखाई देता है कि मानसून में जब नदियाँ उफान पर होती हैं तो अपने साथ कितना मिट्टी गारा ये लाती हैं। कुंड से नीचे ही हर स्थान पर आपको खनन के काम देखने को मिल जाएंगे और नदी की हालत देखकर गहरा क्षोभ ही हम व्यक्त कर सकते हैं कि आखिर ऐसे क्यों होने दिया जा रहा है। तो मंदाकिनी की घाटी को ट्रैक कर रहा हूँ और एक गांव का नाम है भटवारी सुनार, अगस्त्य मुनि से पहले है और ये नदी की धारा लगातार बहुत पथरीला पानी। यहाँ पर कुछ जगहों पर नदी की हालत इतनी दयनीय हो जाती है कि उसे हम आसानी से पार कर सकते हैं। ये वो नदी है जो ऊपर कहीं पर भी इतनी तीव्रता से बहती है कि उसमें हम पाँव रखें तो बह सकते हैं, लेकिन यहाँ उसे देखकर बेहद अफसोस ही किया जा सकता है। ये चंद्रपुरी है और यहाँ पर थोड़ा पानी में और स्थानीय गाड़ गदेरे मिलते हैं और ये यहाँ से अब आगे बढ़ती हुई आगे अगस्त्य मुनि की तरफ जाएगी, लेकिन रास्ते में अगर हम देखें तो इस पर भी छोटे मोटे लोगों ने पानी रोके हुए हैं जो एक दिख समय सकता है। में चंद्रपुरी में मंदाकिनी के तट पर देखकर लोग सूर्योदय का अनुभव कर सकते थे, लेकिन आज यहाँ पर लोगों ने पानी को रोका हुआ है और शायद कोशिश कर रहे हैं कि नदी दिखाई दे। ये हर समय नहीं होता। ये बात अवश्य है कि मानसून में ये नदी पूरी भर जाती होगी और ऐसे ही यात्रा के सीज़न में जब धर्म यात्री तीर्थाटन पे होते हैं तो इन नदियों में खूब पानी भर दिया जाता है ताकि लोग खुश हों, लेकिन सामान्य समय में ऐसा नहीं होता और ये सबसे दुखद बात है। मंदाकिनी, चंद्रपुरी और अगस्त्य मुनि के बीच में वहाँ से फिर इसका सौंदर्य दिखाई दे रहा है। फिर आपने देखा कि नदी का जलस्तर बढ़ गया है और ये बात समझ आती है कि कैसे
नदी का जलस्तर कम कर दिया जाता है और फिर बढ़ा दिया जाता है, और इस प्रकार से ये न केवल लोगों के लिए खतरा बन जाता है, अभी तो जैव विविधता पर भी संकट पैदा करता है। जैसा कि हमने देखा, जब मंदाकिनी नदी में पानी होता है तो उसकी छटा अप्रतिम होती है और ये अद्भुत दिखाई देती है। मंदाकिनी नदी अपनी यात्रा आगे जारी रखती है और इंतज़ार करती है अपने महासंगम का, जो अलकनंदा नदी के साथ में होता है। लेकिन उससे पहले यह केदारनाथ से चलकर कुल मिलाकर लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। मंदाकिनी नदी का पूरा क्षेत्र आपको शहरों के बीच में कई बार दिखाई देता है, और जो इसके दोनों छोरों पर रोड़ी, पत्थर, कंक्रीट दिखाई देता है, वो मानसून की बाढ़ के द्वारा लाया हुआ होता है। ये अगस्त्य मुनि से पहले का क्षेत्र है और हम देख सकते हैं कि नदी जब अपने पूरे जोश में ताकत के साथ बहती है तो उसका जल स्तर कई क्षेत्रों के लिए कितना खतरनाक हो जाता है, वो यहाँ पर लाए बड़े बड़े बोल्डर्स और कंक्रीट से दिखाई देता है। ये सिल्ली है, अगस्त्य मुनि शहर का छोटा सा हिस्सा, और यहाँ पर ये मंदाकिनी नदी का बड़े खूबसूरती से ये अगस्त्य मुनि शहर का सिल्ली गांव है। और ये कैसे मंदाकिनी हम लोगों के साथ साथ चलती है, रुद्रप्रयाग से अगर हम सीधे गौरीकुंड तक जाते हैं। अगस्त्य मुनि से लेकर रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी नदी की घाटी बेहद घुमावदार और पहाड़ियों से घिरी हुई है। हर घुमाव पे आपको नदी कविता करते हुए नजर आएगी और आप उसके बहाव को और पहाड़ के साथ उसके तारतम्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। जब मौसम साफ रहता है और सूरज की किरणें सुबह सुबह नदियों में पड़ती हैं तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार के घुमाव गंगा घाटी में बहुत सी जगहों पर हैं और मंदाकिनी की घाटी में तो शुरुआत से ही ऐसे घुमाव आपको दिखाई देंगे। अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में अपने महासंगम से पहले मंदाकिनी नदी तिलवाड़ा नामक स्थान से गुजरती है और तिलवाड़ा और रुद्रप्रयाग के बीच की इसकी यात्रा बहुत संक्षिप्त है, लेकिन घुमावदार और पानी की चमक उसे और खूबसूरत बना देती है। ये बात हम शुरू से कहते आए हैं कि यदि नदियों को उसके प्राकृतिक रूप में छोड़ दिया जाए तो ये हमारे लिए जीवनदायिनी है, लेकिन यदि हमने उनको बांधने की कोशिश की तो जब भी समय मिलेगा वो उसके खिलाफ में विद्रोह करेंगी और उसके फलस्वरूप जो विनाश लीला होगी उस पर हमारा किसी का भी नियंत्रण नहीं रह पाएगा। ये रुद्रप्रयाग का संगम स्थल है और हम देख रहे हैं
मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम, जो भगवान रुद्र के मंदिर के बिल्कुल नीचे होता है। लेकिन दो विभिन्न मौसमों में लिए गए हमारे वीडियो आपको ये दिखा देंगे कि कैसे जब नदी के पानी में नियंत्रण होता है तो कैसे दिखाई देती है, और जब उसका पानी भरपूर होता है तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। रुद्रप्रयाग के संगम को देख करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों हमारी नदियाँ, ख़ास करके गंगा और हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी हैं, और इसलिए हमारी सभ्यता के लिए भी और हमारे जीवन के लिए भी उनका ऊर्जावान होना अति आवश्यक है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के हिमालय से निकलकर और अपनी एक छोटी सी 80 से 90 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर यहाँ पर भगवान शिव के चरणों में ही अपने को अलकनंदा में समाहित कर देती है, और फिर अलकनंदा नाम से यहाँ यह नदी अपनी आगे की यात्रा जारी रखती है। हिमालय की गंगा में इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हमारी गंगा यात्रा जारी रहेगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हिमालय की गंगा को देखते रहिए और YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।